नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। हमारे साथ है मुफ्ती शमून काज़मी, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए बता दें कि उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के आप चेयरमैन हैं। बहुत बहुत स्वागत है मुफ्ती साहब आपका रायशुमारी चैनल पर। थैंक यू। क्योंकि उत्तराखंड से आपका ताल्लुक है, मुद्दा भी उत्तराखंड का ही है। शुरुआत करते हैं लव जिहाद के मामलों से। हाल फिलहाल में मुफ्ती साहब हम देख रहे हैं, इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री भी कई मर्तबा कर चुके हैं। हमने हाल में ही देहरादून के ही एक हिंदूवादी कार्यकर्ता से बात की, जो कि अपना एक संगठन चलाते हैं उत्तराखंड रक्षा अभियान के नाम से। स्वामी दर्शन भारती की मैं बात कर रहा हूँ। उनसे भी अभी हमारी मुलाकात हुई थी, हमने एक वीडियो उन पर भी बनाया था। उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि जो मैदान ही नहीं बल्कि पहाड़ी इलाकों में भी लव जिहाद के मामले हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तब कि मुख्यमंत्री इसके खिलाफ कई मंचों पर एक्शन की बात कह चुके हैं। एक मुफ्ती होने के नाते, एक धर्म समुदाय को रिप्रेजेंट करने के नाते, इस लव जिहाद वाली समस्या को आप कैसे देखते हैं? उत्तराखंड में कितनी एग्जिस्ट करती है और ये सरकार इसको लेकर क्या कर रही है? थोड़ा सा विस्तार से हमारे दर्शकों के सामने बात रखें। देखिए भुवन चंद शर्मा जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो इस तरह का कृत्य करते हैं, यानी लव जिहाद, अपने जाल में फंसा करके उनका शोषण करना या उनका इस्तेमाल करना या उनसे शादी करना, ये किसी तरह से भी उचित नहीं है। ना धार्मिक तौर से और ना ही कानूनी तौर से और ना मॉरली तौर से, यानी अखलाकी तौर से भी ये अच्छा नहीं है। किसी को धोखा दे करके, अपनी पहचान छुपा के आप ऐसा कृत्य कर रहे हैं, तो ये किसी धर्म की भी सीख नहीं है। चाहे सनातन धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे अन्य धर्म हो, क्रिश्चियनिटी हो या बौद्ध हो, किसी भी धर्म के मानने वाले हो। धर्म, हमारे जो धर्म हैं वो सब सम्मानीय हैं। आप किसी धर्म को भी अपना सकते हैं, उसकी पूजा पद्धति अपना सकते हैं, मगर आप अपनी पूजा पद्धति को छुपाकर, अपनी पहचान छुपाकर अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं, तो ये जिस धर्म को आप धारण करते हैं, ये उस धर्म की मूल भावना के विरुद्ध है। जब उसके विरुद्ध है तो आपको कैसे उसे जस्टिफाई किया जा सकता है? तो इसलिए मैं ये बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस्लाम इन तमाम चीज़ों को अच्छी नज़र से नहीं देखता है। जो लोग ऐसा कृत्य करते हैं उन पर संवैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई ये होनी चाहिए कि वो 420 के अंदर आता है। अपनी पहचान छुपाना ये एक धोखाधड़ी में आता है, जो जिसके लिए हमारा संविधान बिल्कुल उसकी ना इजाज़त देता है, और संविधान ही नहीं, धर्म भी इसे अलाउ नहीं करता है। नहीं, लेकिन जो लव जिहाद वाली जो बात है जी, इसको थोड़ा सा आप बताएं कि क्योंकि कई लोगों को ये भ्रम है, जो लोग विपक्ष में बैठे हैं या इस सरकार के विरोध में हर दिन सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ लिखते हैं, मैं उन्हीं के कमेंट्स पढ़ के आपको बता रहा हूँ। उन लोगों में ये भ्रम है कि ये सरकार का इजाद किया हुआ एक शिगुफा है, जिसको ऐसे छोड़ दिया जाता है चुनाव के दौरान या कोई भी ध्यान भटकाने के लिए। तो ये कितनी हकीकत, कितना फसाना? मुफ्ती साहब कुछ तो बताएं। देखिए, मैं आपको ये बात कह सकता हूँ कि मैं उत्तराखंड राज्य से हूँ, और उत्तराखंड राज्य के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, जहाँ तक मैंने उन्हें देखा है, मैंने बहुत करीब से देखा है। जानने वाले, देखने वाले बताते हैं कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी बहुत निष्पक्ष हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं, पंथ निरपेक्ष हैं, सबका सम्मान करते हैं। जितनी भी मान्यताएं हैं उन सबको वो भली भांति सबका सम्मान करते हैं। मगर क्योंकि वो एक धर्म को धारण भी करते हैं, अगर उस धर्म विशेष के बारे में कोई ऐसी कृत्य, ऐसा कोई चीज़ सामने आती है, तो वो कठोर भी हैं और कठोरतम होना चाहिए। एक शासक को इन तमाम चीज़ों का संज्ञान लेना चाहिए। मैं ये बात कह सकता हूँ, जो लोग इस तरह का कृत्य करते हैं, अपना नाम छुपाकर, अपना धर्म छुपाकर, अपनी पहचान छुपाकर जो शादी ब्याह करते हैं या उन हमारी बहनों और बेटियों का शोषण करते हैं,
वो उसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और उसे अगर लव जिहाद, आप लव जिहाद तो इसलिए कहा जा रहा है कि भाई ये उसमें संघर्ष कर रहे हैं, आप उसे आप धोखाधड़ी भी कह सकते हैं, मगर शब्द ही तो अलग हैं, कार्य तो वही हैं। तो अगर वो लोग ये कार्य कर रहे हैं तो ये मैंने देखा है ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि जिन्होंने अपनी पहचान छुपा करके ऐसा कृत्य किया है, अल्मोड़ा तो पर कार्रवाई हुई है। अभी अल्मोड़ा के ही दनिया क्षेत्र से एक मामला सामने आया, आप देख रहे हैं, बहुत हाईलाइट हो रहा है सोशल मीडिया पर भी। उसमें एक लड़का पकड़ा गया, स्थानीय लोगों ने उस लड़के को पकड़ा, उसकी शिनाख्त हुई और उसमें ये पता चला कि उसके फ़ोन में कई सारी लड़कियों की तस्वीरें, जो वहाँ के लोकल पहाड़ की लड़कियाँ हैं उनकी तस्वीरें थीं, उनसे वो बातें करता था, उनको बहलाता फुसलाता था, ऐसे इल्ज़ाम उसके ऊपर। हालांकि पुलिसिया कार्रवाई इस पूरे मामले में अब तक हो चुकी है। तो पहाड़, मैं फिर वही आ रहा हूँ कि पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं क्या आप भी देख रहे हैं कि बढ़ी है बीते कुछ सालों में, और उन पर अब चूंकि एक्शन हो रहा है तो कुछ लोग तिलमिला रहे हैं, छटपटा रहे हैं, ये वहाँ की खींच निकाल रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि मामले बड़े हैं, मामलात बड़े हैं लव जिहाद के पहाड़ी इलाकों में? पहले हम ये मैदान में ज़्यादा देखते थे। नहीं, देखिए, पहले ये था कि सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था और मेन स्ट्रीम मीडिया की वहाँ तक पहुँच नहीं थी। तो अगर आप ये देखते हैं कि पहले पता नहीं चलता था, आज बहुत जल्दी से अगर कोई घटना घटती है तो फौरी तौर से वो नेट पे आ जाती है। तो होते पहले भी थे, मगर अब ज़्यादा वो चीज़ सामने आ रही है कि क्योंकि वो घटनाएं सामने एकदम त्वरित तौर से आती हैं। तो मैं समझता हूँ, और उनके ऊपर जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, जो सरकार ने उस पर कार्रवाई की है, वो अति सराहनीय नहीं, बल्कि मैं तो समझता हूँ तमाम धर्मों को उनका स्वागत करना चाहिए, इसलिए कि वो धर्म की धारणा के खिलाफ है और जिस धर्म को वो मानते हैं उस धर्म की भी बदनामी का वो जरिया बने हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई मुसलमान होने के नाते या कोई सनातनी होने के नाते ऐसा करता है तो वो अपने धर्म की मूल धारणा के विरुद्ध है, उसके खिलाफ काम कर रहा है। उस पर सरकार को संज्ञान लेकर, स्वायत्त संज्ञान लेकर के उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। और ऐसे लोगों का, और मैं फिर एक बात ये कहता हूँ कि हमारे जो जबरन धर्मांतरण के ऊपर पाबंदी है, वो जबरन धर्मांतरण के ऊपर पाबंदी है, किसी की मोहब्बत के ऊपर कोई पहरा नहीं है। मतलब ऐसे वाकयात हमारे उत्तराखंड के अंदर ऐसे हुए हैं कि वो अलग अलग समुदाय से हैं और उन्होंने अपनी मर्जी से अगर उनका वो है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कोई छल प्रपंच कपट संवैधानिक तौर से जो कपटी हैं या जो इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, उन पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। और मैं समझता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी वो बिल्कुल इस मामले में कोई रियायत नहीं करते हैं, और मैं उनसे यह भी कहना चाहूंगा कि उन्हें कोई रियायत करनी भी नहीं चाहिए, इसलिए कि जिस धर्म को वो मानते हैं वो उस धर्म का अपमान कर रहे हैं। दूसरे धर्म को वो के साथ में छल कपट करना ये कोई धर्म नहीं सिखाता। अच्छा, फटाफट से 2-3 मामलों पे आ जाते हैं। पहला, मोहम्मद दीपक कोटद्वार से मामला सामने आया, बजरंग दल के लोग पहुंचे, आप सब बाकायदा पृष्ठभूमि सबको जानता है, लेकिन मोहम्मद दीपक पर आपका नजरिया क्या है? देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि घटना घटी, कुछ लोग वहां जाते हैं, अब वो कौन है, उनकी पहचान क्या है, ये एक अलग विषय है। मगर एक शख्स जाता है और जाने के बाद अपने आप को कहता है कि भाई आप कौन हैं, तो वो कहता है मैं मोहम्मद दीपक हूं। तो मैं इस पे ये समझता हूं सिर्फ कि उसे अपने आप को अगर वो दीपक कह करके या दीपक सिंह कह करके अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते तो उसमें भी क्या हर्ज था। मगर क्योंकि उससे वो ख्याति नहीं मिल सकती थी, उससे वो उनका प्रपंच सामने नहीं आ सकता था, और क्योंकि ये एक विशेष पार्टी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उन्हीं से रिलेटेड भी है, और जब वो सामने आती है तो तमाम पूरे भारत भर के जो कांग्रेसी हैं और राहुल गांधी से लेकर के और उसके ऊपर उनके कमेंट आते हैं। अरे लॉ एंड ऑर्डर की बात यह है कि फौरी तौर से वहां कार्रवाइयां हुई हैं और जो लोग वहां गए थे उस पर उनकी कार्रवाई हुई। जैसे मालिक जो दुकानदार ने वहां जो अपनी तहरीर दी उस तहरीर के अनुसार उन पर कार्रवाइयां हुई हैं। तो ऐसा नहीं है, और मैं ये समझता हूं कि वो किसी भी संगठन के हों, मानव मूल्यों से सब रिलेटेड हैं। कोई भी मानव का हनन करना कोई धर्म नहीं सिखाता है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि वो लोग भी, ये नहीं है, हो सकता है कि एक दूसरे से कंफ्यूजन हो तो वो दूसरों को अपने कंफ्यूजन को बैठ करके सुलझाना चाहिए। मैं मुस्लिम कम्युनिटी से एक बात कहूंगा कि आपको ऐसा एक तो अपनी एजुकेशन की तरफ आना चाहिए, इसलिए कि जिस तरह से हमारे सामने वो चीज़ें आई हैं और लोगों के अपने व्यूज़ आए हैं, तो ऐसा महसूस हुआ कि इन लोगों को अभी और थोड़ी सभ्यता की ज़रूरत है, थोड़े एजुकेशन की तरफ आने की ज़रूरत है। अगर एजुकेट होंगे तो ये सारी चीज़ें नहीं, अपने अधिकारों
के प्रति और अपने कर्तव्यों के प्रति। तो मैं तो ये बात कहूंगा कि दीपक को, अगर दीपक नाम से ही वो आगे वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते तो वो ज्यादा अच्छा था। मोहम्मद दीपक नाम रख करके एक ऐसा लगता है कि उससे एक अपने आप को एक मशहूर करने के लिए या ख्याति पाने के लिए, और ऐसा हुआ भी कि लोगों ने जो है वो उसके ऊपर प्रतिक्रियाएं दी हैं। इसमें लोगों ने तमाम बातें कही, अगर वो मोहम्मद ना बोलते तो विपक्ष का नैरेटिव कैसे चलता, और कहीं ना कहीं मोहम्मद दीपक उर्फ दीपक सिंह, जिनका असली नाम दीपक सिंह है, उनके पीछे के कांग्रेसी ताल्लुकात भी सामने सोशल मीडिया पर ही आए, उनके दोस्त और उनके खुद के, जब वो समर्थन करते रहे कई मुद्दों पर कांग्रेस का, तो इसको लोगों ने एक सियासी नजरिए से भी देखा। बहरहाल जनता पर छोड़ देते हैं, अब ये मुद्दे पर वो अपनी क्या राय रखते हैं। अब आते हैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुफ्ती साहब, ये मुद्दा भी उत्तराखंड में बहुत चल रहा है, खासतौर पर देहरादून में, उस पर आप अपना क्या नजरिया रखते हैं? ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी, कांग्रेस पर ये तोहमत है, ये आरोप है कि उस वक्त जब वो सत्ता में थी नारायण दत्त तिवारी की सरकार के वक्त, एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी बसा करके बना करके जो है डेमोग्राफी चेंज की एक बहुत बड़ी साजिश कोशिश उस वक्त रची जा रही थी। हालांकि बाद में जब भाजपा की सरकार आई तो उस पर अंकुश लगाया गया, उसे रोका गया, तो उस पर आप अपना क्या नज़रिया रखते हैं, थोड़ा सा बताएं। देखिए, स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी के ज़माने में मौलाना महमूद मदनी जो शेखुल हिंद ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उन्होंने उनसे ज़मीन को लिया, लीज पर लिया, या जो एक्वायर की हुई ज़मीन जो उस वक्त बहुत सस्ते दामों में मिली, और 20-22 साल का अरसा गुजर जाता है, उसके ऊपर वो कोई स्कूल या कोई संस्थान, शिक्षण संस्थान नहीं बनाते हैं। सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए, उनका तुष्टीकरण करने के लिए ये कार्य किया गया, और इसमें कांग्रेस पूरी तरह से शामिल है। अगर गहराई से इसकी जांच होगी तो मैं समझता हूँ इसकी जांच भी होनी चाहिए, और मुस्लिम समुदाय के लिए ये एक बेहतरीन चीज़ है सोचने के लिए कि देखिए तुष्टीकरण किसे कहा जाता है। तुष्टीकरण यही है कि अगर वो स्कूल बनाने के लिए, चलिए शिक्षक संस्थान बनाने के लिए ली गई थी, तो शिक्षक संस्थान क्यों नहीं बना, और अगर वहाँ नहीं बन सकता था, वहाँ आर्मी को ऑब्जेक्शन था, तो वो ज़मीन कहीं और जा सकती थी। आज जो 94% बच्चे मुसलमानों के, हिंदुओं के स्थापित स्कूलों में पढ़ रहे हैं, मेरा भली भांति ये रिसर्च है कि अगर ये हमारे हिंदू भाइयों के स्कूलों में ये बच्चे ना पढ़ते तो जो जितने थोड़े बहुत मेन स्ट्रीम में हैं वो भी नहीं होते। तो कांग्रेस का जो पहला कार्य है वो ये है कि इन्हें मेन स्ट्रीम मुख्य धारा से अलग किया जाए, इन्हें कमज़ोर किया जाए, और इन्हें वोट बैंक बनाने के लिए अपनी ठेकेदारी प्रथा को मजबूत किया जाए। तो जिन ठेकेदारों को इन्होंने मजबूत किया है वही चीज़ सामने आई है, और ये कांग्रेस ने का एक वोट लेने का मुसलमानों से बड़ी तादाद में एक बहुत बड़ा एक ये मैं समझता हूँ मकड़जाल है, और इस मकड़जाल में मुसलमानों को फंसाने का प्रयास किया गया है। आज भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो पार्टी के नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कोई भी काम, एक भी कोई कार्य ऐसा नहीं किया है जो किसी कम्युनिटी विशेष के खिलाफ हो, बल्कि उनके कल्याण के लिए काम किया है। आप तो जैसे मैं आपसे कहूं कि उन्होंने अभी मदरसा बोर्ड को मैं एक तरह से ये कहूँगा कि विस्तार किया है, और वो विस्तार मैं इसलिए कहता हूँ कि मदरसा बोर्ड का नाम चेंज करके माइनॉरिटी शैक्षिक प्राधिकरण बना करके जो एक क्रांतिकारी कदम उठाया है माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने, उसे आने वाली नस्लें उनका आभार व्यक्त करेंगी। और वो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि मदरसों में अब तक जो बच्चे पढ़ते थे वो आधुनिक एजुकेशन से दूर थे, और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के 3 साल के कार्यकाल के अंदर हमने उनके मार्गदर्शन में जो मदरसों का आधुनिक करने का जो प्रयत्न किया था, आज अगर धरातल पर किसी ने अगर उसे उतारने का प्रयास किया है तो वो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। और क्यों उन्होंने उन्हीं के साथ साथ जो 6 माइनॉरिटीज़ हैं, यानी सिख, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और जैन और पारसी,
उनके जो स्कूल हैं, जो विद्यालय हैं, उन्हें भी एक ही छतरी के नीचे वो होंगे, वहीं से उन्हें प्रमाण पत्र मिलेंगे। और मैं आपके माध्यम से एक बात ये कहना चाहता हूं, खासतौर से मुसलमान इस पर ध्यान दें कि इस मदरसों के संचालक ध्यान दें कि आपकी एक डिमांड थी कि आपको समकक्षता हासिल नहीं थी, और पहली सरकार जो है वो के मुख्यमंत्री तो आपके हितैषी मुख्यमंत्री थे, यानी नित्यानंद जी के बाद में अगर सरकार जब दूसरी बार बनी है तो उसमें नरेंद्र तिवारी जी आए हैं, वो तो आपके हितैषी कहलाने वाली सरकार थी, तो आपको उसमें समकक्षता नहीं दी थी। और जब समकक्षता आपको नहीं दी गई, फिर हरीश रावत जी आए, वो भी ऐसी बहला के चले गए। आज माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने समकक्षता ही नहीं, बल्कि उसे तो आपको राज्य बोर्ड से एफिलेटेड करके आपको यह बता दिया कि लीजिए आप मेन स्ट्रीम में आइए, और मेन स्ट्रीम में आने के बाद आप इंजीनियर, IAS और IPS बनने का अपना सपना साकार करिए। ये वो सरकार है, उस सरकार के मुख्यमंत्री हैं जो आपको वोट बैंक नहीं मानते, आपका तुष्टीकरण नहीं बल्कि संतुष्टीकरण चाहते हैं। और क्यों चाहते हैं? इसलिए कि प्रदेश के हर नागरिक की जिम्मेदारी सरकार की है कि वो मेन स्ट्रीम से जुड़ने चाहिए। हर बच्चे का मौलिक अधिकार है कि उन्हें बेसिक एजुकेशन मिले, और वो एजुकेशन मिले जो गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन हो। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मदरसों के लोगों से कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सबका कल्याण चाहते हैं, और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे, चाहे वो ईसाई हों, चाहे सिख हों, चाहे उनके या बौद्धों के विद्यालय हों, उन सबको बराबर ला करके एक रूपता लाने का जो प्रयास किया है वो अति अभिनंदनीय नहीं, स्वागतीय नहीं, आभार ये है, उनका आभार व्यक्त हम करते हैं कि उन्होंने उन बच्चों को भी मेन स्ट्रीम में लाने का काम किया, जिसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि एक हाथ में कंप्यूटर, दूसरे हाथ में कुरान। तो आज आपके कुरान की एजुकेशन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, आप पढ़ाइए, आप आफ्टर स्कूल अपनी धार्मिक एजुकेशन दीजिए, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो मैं ये बात कह सकता हूं कि कांग्रेस ने अपने जमाने के अंदर सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण किया, वोट बैंक बनाया, और वोट बैंक बनाने का यही तरीका था कि कीमती जमीन आज उसकी प्लाटिंग करके, हमारा ये कहना नहीं कि कौन उस पर बस रहा है, मगर उसकी प्लाटिंग जो उस जमाने के अंदर उसके रेट होंगे और आज का जो रेट होगा वो उसके, जबकि हाई कोर्ट ने ये कहा भी है कि इसका लैंड यूज चेंज नहीं हो सकता है, तो फिर उसे किस तरह से उसे आवासीय परिसर में बदला गया। तो ये सारी चीजें, और जिन लोगों ने खरीदा है उनके ऊपर हमारी बात नहीं है, हम उनसे ना सरकार का कोई मतलब है ना किसी अन्य का कोई मतलब है, उन्हें तो ठगा गया है। जब उन्हें बताया कि एक जमीन इस तरह की है, तो हर आदमी चाहता है कि मुझे अच्छी जगह कोई जमीन मिल जाए। तो मैं समझता हूं कि इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए, और कांग्रेस का जो ये तुष्टीकरण का कार्ड है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, वो चल रहा है। मगर माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उनके ताबूत के अंदर इतनी कीलें ठोक दी है कि अब उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। और मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि आप अपने अच्छे और बुरे का समझिए, आप ठेकेदारी प्रथा से बाहर निकल करके आइए, आपका संवैधानिक हक है, अधिकार है। आपको अगर कहीं कोई चीज आ रही है तो आप, माननीय मुख्यमंत्री जी वहां रहते हैं, वहां सारी सरकार रहती है, आप इन ठेकेदारों से ये तो पूछिए कि आखिर सरकार के सामने आपकी प्रॉब्लम लाते क्यों नहीं है। सरकार के दरवाजे खुले हुए हैं, आइए, आप सरकार के इन तमाम कार्यों की सराहना के साथ साथ अगर अच्छा लगे तो आप सराहना कीजिए, और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो सुझाव दीजिए। मैं समझता हूं कि कोई भी सरकार अपने राज्य के नागरिकों के लिए अच्छा ही काम करती है। और मैं ये बात कह सकता हूं मोहन चंद जी आपके माध्यम से कि जितने भी कानून माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लेकर के आए हैं, चाहे वो जबरन धर्मांतरण हो, चाहे वो कीमती ज़मीनों के ऊपर कब्जा करना हो, और चाहे UCC हो, चाहे नकल विरोधी हो, ये किसी भी समुदाय के नहीं बल्कि उत्तराखंड वासियों के लिए एक नई ऊर्जा के लिए हैं। मैं बस जाते जाते आपसे एक छोटा सा रिएक्शन लेना चाहता हूं। कांग्रेस ने अभी हाल में देहरादून में एक रैली निकाली, प्रोटेस्ट किया, राजभवन घेराव किया, दिल्ली से भी उसके नेता आए, वहाँ के भी तमाम बड़े नेता थे, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर हर कोई, बड़ी तादाद में लोगों को बुलाया गया, कार्यकर्ताओं को बुलाया गया, सड़कों पर भीड़ इकट्ठा हुई थी। जाहिर सी बात है हर तरह के लोग आए, तो मुस्लिम समुदाय के भी लोग वहाँ पर आए जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो झंडा और उठाने का काम करते हैं, दरी बिछाने का भी काम करते हैं कांग्रेस के अंदर, वो लोग भी पहुँचे। और ताज्जुब इस बात का हुआ मुफ्ती साहब कि बंगाल से भी जो है लोगों को बुलाया गया। हम एक पत्रकार ने पूछा भाई कहाँ से आए हो, तो कुछ बंगाल के भी निकले। तो देहरादून की रैली में बंगाल से भी लोग आ रहे हैं, ये कि यहाँ पर लोग कम पड़ गए क्या, ये एक सवाल है। दूसरा, मोहम्मद दीपक के नाम पर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें मोहम्मद दीपक के नाम पर बुलाया गया,
तो ये जो नैरेटिव, एक बयार जो बह रही है सरकार के खिलाफ में, विरोध में जो आवाजें हैं, देखिए विरोध हर जगह होता है, लोकतंत्र में विरोध संवैधानिक अधिकार है, लेकिन विरोध की आड़ में क्या आपको लगता है प्रपंच भी रचा जा रहा है? इस तरह की कोशिश भी की जा रही है कि मुद्दों को धार दी जाती रहे, जो अनर्गल गैर जरूरी मुद्दे हैं उनको भी लगातार धार मिलती रहे, इसलिए ये सब हो रहा है? ये आपका नजरिया क्या है? ये कॉमन बात मैं कह रहा हूं। मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इतनी बड़ी लाइन खींच दी है, उनकी कर्मठता, उनकी कार्य योजना, उनका विजन, वो तमाम चीजें उस लेवल पर हैं कि जहां आप उस पराकाष्ठा पे पहुंच गए हैं कि जहां वो हर प्रदेश के हर नागरिक के दिल में उन्होंने जगह बनाई है, और अपनी सौम्यता से, अपने मुस्कुराहट से, जिस तरह से वो बड़ी से बड़ी चीज को एक मुस्कुराहट के साथ टाल देते हैं, तो आपने देखा कि वो प्रैक्टिकली तौर से उन्होंने जो काम किए हैं, तो विपक्ष या अन्य विपक्षी दल वो पचा नहीं पा रहे हैं कि विकास की उस पराकाष्ठा पर लाकर उन्होंने उत्तराखंड को खड़ा कर दिया है कि उनका विरोध कैसे करें। तो अब उनके विरोध के लिए यही है कि वो इस तरह के प्रपंच रचेंगे, कहीं वो लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे, भाई लॉ एंड ऑर्डर का मामला ये कि आपने देखा कि भाई दुर्घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी, अफसोस के साथ हम ये बात कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए थी, मगर त्वरित कार्रवाई हुई, और इससे बड़ी और कार्रवाई क्या हो सकती है कि फौरी तौर से एक्शन लिया गया और अधिकारियों के इधर से उधर किया, ट्रांसफर किए गए सारी चीजें। तो इस रैली के अंदर जो खासतौर से इन्होंने कार्य किया, राजभवन को तो नहीं घेर पाए ये, इसलिए कि आपने देखा कि कुर्सियां खाली हैं, और लोगों का जो लाए हैं पश्चिमी बंगाल से और कहां से, और मदरसा बोर्ड भंग करने के विरोध में भी लोगों को लाए। नहीं, अब देखिए मदरसा बोर्ड को भंग, यानी ये देखिए किस तरह दुष्प्रचार कर रहे हैं। भाई मदरसा बोर्ड भंग नहीं बल्कि उसका विस्तार हुआ है, मुसलमानों को उसका क्योंकि फायदा होगा, मगर क्योंकि इन्हें तो हर चीज के पीछे इनकी एक साजिश होती है कि कैसे लोगों को गुमराह करें। मैं आज ये बात कहना चाहता हूं भुवन जी, आपके माध्यम से, कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी एक सैनिक पुत्र हैं, लोकप्रिय हैं और संघर्षशील हैं। उनका मुकाबला जब इनमें करने की हिम्मत नहीं आई है, तो ये प्रपंच रच रहे हैं। ये इन्हीं लोगों के पीछे, इन्हीं लोगों का हाथ निकल करके आएगा जब इंक्वायरी होगी कि किस तरह से सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आज ये बात कह सकता हूं कि आम जनमानस, आपने रैली को भी देख लिया, आम जनमानस इनके पीछे नहीं है। जो भी समझदार आदमी वो इन तमाम चीज़ों को देख रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी एक अच्छा काम कर रहे हैं, प्रगतिशील इंसान हैं, और उन्होंने मदरसा बोर्ड का विस्तार करके, उसका नाम चेंज करके, शैक्षिक प्राधिकरण रख करके उन माइनॉरिटीज़ को जिन्हें इन्होंने छला था, कांग्रेस ने अपने जमाने के अंदर छला था, वरना 60 साल का कार्यकाल क्या कुछ कम होता है? और 60 साल के कार्यकाल के अंदर मुसलमानों को नहीं, सारे भारत के लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को याद रखना चाहिए कि कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर दंगे होते थे, फसाद होते थे, सांप्रदायिक दंगे होते थे। आज पूरा भारत दंगा मुक्त है, मुसलमानों को उसका फायदा, सारे लोगों को फायदा हो रहा है। मुसलमानों को भी फायदा ये हुआ कि वो मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, राष्ट्रवाद से जुड़ रहे हैं। 50 से ज्यादा बच्चे यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं, नेट में आ रहे हैं, नीट क्लियर कर रहे हैं, और डॉक्टर और इंजीनियर बन रहे हैं। और आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने यह साबित कर दिया है कि मैं उत्तराखंड के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हूं, चाहे, और डेमोग्राफी वो भी इनका वो था कि इतने वोट यहां बनवा लो, बाहर से इस तरह से डेमोग्राफी को चेंज करो, वो वोट तो तुम्हें मिलना ही मिलना है। बिल्कुल, मगर मैं कहना चाहूंगा इन लोगों से कि अब वो दिन दूर है, दूर चले गए। अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल है, उनका जो कालखंड है, और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो कालखंड है, वो ऐसा कार्य कर जाएंगे कि जहां विपक्ष जो है वो सालों तक नहीं, साल ये सोच नहीं पाएंगे कि अब ये कभी सत्ता में भी आएंगे। चलिए, फिलहाल मुसलमानों से सिर्फ कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए काम करिए, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, मेन स्ट्रीम में जुड़िए, आप इनके प्रपंच में मत आइए। वक्त बताएगा मुफ्ती साहब कि ये जो ऊंट है वो किस करवट बैठता है, और अभी जो कवायदे कोशिशें की जा रही हैं वो कितनी रंग लाती हैं। लेकिन जो मौजूदा दौर है, मौजूदा दौर के मुद्दे हैं, जो इश्यूज उठाए जा रहे हैं, कुछ जनता के मुद्दे हैं, कुछ विपक्ष के मुद्दे हैं,
कुछ नैरेटिव के मुद्दे हैं, कुछ प्रोपेगेंडा के मुद्दे हैं, इन्हीं को समझने की हम कोशिश कर रहे थे। क्योंकि उत्तराखंड में मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़े हुए कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लोगों को बरगलाने और बहलाने फुसलाने की भी कोशिश होती है। उसी पर एक स्कॉलर का, एक मुफ्ती का अपना नज़रिया क्या है, जो खुद मुसलमानों के बीच में देवभूमि के अंदर उत्तराखंड में जगह जगह पर घूमते हैं और उनसे फीडबैक लेते हैं, तो उनके नज़रिए को जानना बहुत ज़रूरी था। बहरहाल ये मुफ्ती साहब का नज़रिया था, आपका नज़रिया क्या है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इनकी बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए, विश्लेषण के लिए हमारे चैनल रायशुमारी को अभी सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।